कैसे हैं बच्चे लोग? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं इससे पहले बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं ऑब्जेक्टिव का, ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, ऑल चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। मेरा ओनली ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। ओनली 2 महीना बचा हुआ है आपके पास, 2025 का एग्जाम होने को है। तैयारी कर लीजिए ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से अगर पढ़ लेते हैं तो आप अधिक से अधिक मार्क्स को गेन कर पाइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए फिर साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, फिजिक्स का चैप्टर 1 का। उससे पहले 2 लाइन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि एनर्जी के साथ आप पढ़ाई करें। लिखा हुआ है, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो ये मोटिवेट होने के लिए था। दमदार होके पढ़िए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन आएगा। अगर कोई परचेज करना चाहते हैं पीडीएफ मेरा, तो ये नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा पीडीएफ मिल जाएगा, व्हाट्सएप कीजिए। उसके बाद आपको ओनली 90 रुपीज में ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओनली 90 रुपीज है, ज़्यादा नहीं है। और एनसीईआरटी भारतीय भवन से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर हम डाल दिए हैं। वीडियो भी देख सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। तो हम आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले पहला चैप्टर का देख सकते हैं यहाँ, प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, भौतिकी का। और भी आई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जितने भी बनते हैं जो आपको मदद मिलेगा बिहार बोर्ड में। पहला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहे जाते हैं? तो इसका आंसर पारदर्शी होगा। ऐसा पदार्थ जो आसान से पार कर जाए, जैसे हम लोग कांच बोल सकते हैं, शीशा, तो ये आसान से पार हो जाता है, वो क्या कहा जाएगा? पारदर्शी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, परावर्तन का कोण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। परावर्तन का कोण होता है, तो परावर्तन होता है जब कोई भी किरण इधर से अगर आती है, दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाती है। ये परावर्तित हो जाती है, अगर परावर्तित हो जाती है, उसके बीच अभिलंब होता है और ये आपतन बिंदु पर टकराती है। इसके बीच बना कोण, यहाँ से यहाँ आई होता है और यहाँ से यहाँ आर होता है। आई कोण और आर कोण, इसके बीच बना कोण को ही क्या कहा जाता है? परावर्तन का कोण कहा जाता है। लिखा हुआ इसका आंसर हो जाएगा डी। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच होता है। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखना अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है? आभासी बोले या आपको काल्पनिक बोले, उसका मतलब एक ही होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किसके द्वारा? अब हम कह सकते हैं कि आभासी और काल्पनिक किसके द्वारा होता है? तो समतल द्वारा भी प्राप्त हो सकता है, अवतल दर्पण द्वारा भी, उत्तल दर्पण द्वारा भी। तो उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, वस्तु से छोटा और आभासी। वस्तु से छोटा और आभासी, आभासी पूछे या आपको काल्पनिक पूछे, एक ही बात होता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अभी आपको बताया आभासी और काल्पनिक किसके द्वारा प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? तो किसके द्वारा समांतर किरणपुंज मिलता है? अवतल दर्पण द्वारा समांतर किरणपुंज मिलता है। अवतल दर्पण द्वारा समांतर किरणपुंज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? यानी फोकस, ये फोकस पर बनता है। तो कहां पर खड़े होने से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत पर। अगर ये कोई दर्पण है हम लोग का, अगर कोई दर्पण है अनंत पर अगर खड़ा रहते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? फोकस पर बनता है। कहां बनता है? फोकस पर बनता है, यानी यह ऊपर बनता है, फोकस पर बनता है। तो कहां पर? अनंत पर। कोई वस्तु अगर अनंत पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में है एक अवतल दर्पण से वस्तु यानी बीम, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति को फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो उससे प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी काल्पनिक बोल सकते हैं, और बड़ा होगा। जबकि आपको अवतल दर्पण बोला है, अवतल दर्पण बोले तो काल्पनिक, आभासी और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु बीम की स्थिति होती है। तो किस स्थिति में ऐसा होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होगा। तब दर्पण के ध्रुव भी होना चाहिए और फोकस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है मोटर गाड़ी के चालक, ये क्वेश्चन VBI है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो क्या लगा रहता है, आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ही लगा होता है जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने होता है, साइड में सामने लगा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी VBI है, ये भी कितना बार एग्जाम में आ चुका है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो हम लोग बोल देंगे आंसर इसका अवतल दर्पण। नाई जो इस्तेमाल करता है दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 13 में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब सीधा होता है और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 में है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। वो दर्पण क्या हो सकता है, तो वो दर्पण होगा समतल और उत्तल। समतल और उत्तल ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में है संबंध यानी F बराबर R/2 यानी त्रिज्या की आधी होती है। अभी हम लोग पर फोकस जो है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यह बराबर R/2 अगर आपको पूछे क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल तथा अवतल दोनों। उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, यह बराबर R/2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन M1 ऋणात्मक यानी नेगेटिव है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है मोटरसाइकिल के अग्रद्वीप का मतलब हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। हेडलाइट अगर बोले अग्रदीप बोले तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा और साइड मिरर बोले तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा।